नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। अहम खबर के साथ मस्जिद विवाद को लेकर आज महापंचायत होनी है। प्रशासन ने इस महापंचायत को सशर्त अनुमति भी दे दी है। करीब करीब 15 से 16 शर्तें लगाई गई है और इन शर्तों के साथ महापंचायत आज की जा सकेगी। ये सशर्त अनुमति आज होने वाली इस महापंचायत को दरअसल मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 भी लागू कर दी गई। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने महापंचायत को 15 से 16 शर्तें रखी, जिनके साथ अनुमति दी कि चलिए ठीक है, इन शर्तों के साथ आप महापंचायत कर सकते हैं, लेकिन इनमें उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त का। इनमें हेट स्पीच ना करने, रैली ना निकालने, ट्रैफिक बाधित ना करने, धार्मिक भावनाओं को ना भड़काने, शांति व्यवस्था को कायम रखने समेत अन्य शर्तें भी शामिल हैं। उप जिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद्र रमोला ने देवभूमि विचार मंच की तरफ से प्रस्तावित महापंचायत के आयोजन को अनुमति दिए जाने की खुद जानकारी दी। महापंचायत को करीब इन शर्तों के साथ जो अनुमति प्रदान की गई है, इनमें साफ साफ कहा गया है कि ठीक है, आप महापंचायत करिए, लेकिन कोई भी इसमें हेट स्पीच ना दे, रैली ना निकाले, ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक जाम वहां पर नहीं लगना चाहिए, धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए, भड़काई नहीं जानी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। सुमित कुमार हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ गए हैं। सुमित, शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति और फिलहाल क्या लग रहा है वहां पर माहौल कितना गंभीर, कितना संवेदनशील इस महापंचायत के मद्देनजर? बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि जो माहौल है उत्तरकाशी का वो बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रशासन की ओर से, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम यहाँ पर जो महापंचायत का आगाम हुआ था, उसी समय से यहाँ पर जो तैयारी है, चाहे वो हिंदू संगठन की बात की या तमाम संगठनों की बात की जाए, तो लगातार तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से हो रही है। क्योंकि कहीं ऐसे शर्तें भी यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि जो परमिशन थी, जो यहाँ पर जिला प्रशासन को यहाँ पर अनुमति दी है, कहीं यहाँ पर जो शर्तें भी रखी गई है, क्योंकि लगातार जो मामला है वो विवाद में ना बदले। और जो आप आगामी जो हमने देखा है, जो पथराव यहाँ पर उत्तरकाशी में हुए थे, तो एक बड़ा चिंता का विषय जरूर यहाँ पर ये रहा था। आज जो ये महापंचायत के जो तमाम जो पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल के हो या चाहे वो हिंदू संगठन के बात की जाए या तेलंगाना के विधायक टी राजा भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कहीं न कहीं एक ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, शर्तों के साथ समेत महापंचायत की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन इस महापंचायत को बुलाने का मकसद क्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मस्जिद विवाद के लेकर जो यहाँ पर लगातार प्रशासन हो या वो हिंदू संगठन की बात की जाए, तो तमाम जो उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के लिए लगातार ये महापंचायत तो बुलाई गई है। क्योंकि जो महापंचायत का जो मेन मुद्दा है वो हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये भवन है जहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, वो एक यहाँ पर निर्माण जो किया है उसकी वो सरासर गलत है। क्योंकि जो कागजी कार्रवाई है, जो यहाँ पर उसके जो सबूत मांग रहे हैं, वो यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मस्जिद बनी है वो अवैध है। और यहाँ पर लगातार जो महापंचायत है, चाहे वो मस्जिद के मामले में हो, तो लगातार हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तरकाशी में जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो गलत है और यहाँ पर देवभूमि है और विश्व काशीनाथ मंदिर भी है। तो इसको लेकर चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हम अपनी जो धार्मिक है उससे अपना रखते हैं और यहाँ पर अपना जो भी उनका धार्मिक से संबंधित है, तमाम इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों का विवाद जरूर है। आज महापंचायत में देखना यही होगा, जो मस्जिद बनी है वो एक यहाँ पर आवास के लिए थी कि यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई उस पर यहाँ पर महापंचायत जरूर रखी गई। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुमित कुमार, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का भी वहां निर्माण हुआ है। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए। विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। आप लोगों को दिखा होगा, ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें
फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें, और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, एलओपी ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में, सदन में, और साथ ही साथ जो बगल की हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि डिजिटल हम पूरी तरह से। वहीं उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कई कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। सभासद सदस्य हो या फिर नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ ना देने वाले पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वो शख्स कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की तरफ से अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 भी जारी कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर यह प्रावधान रखा गया कि हर उम्मीदवार की तरफ से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सारे दस्तावेज करवाए गए हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कहीं कोई गड़बड़झाला तो नहीं किया गया है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया गया है। निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है, और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। बैठक में उनसे विचार विमर्श लिए। विचार विमर्श के उपरांत जो है किए गए हैं। नगर प्रमुख, नगर निगम जो मेयर साहिबान हैं उनके लिए जो अधिकतम व्यय सीमा पूर्व में 16 लाख रुपए हुआ करती थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने वार्ड्स हैं वहाँ पर। तो हमने उसको थोड़ा एक रैशनलाइज करते हुए इस बार 40 वार्ड तक की अगर नगर निगम है तो उसमें 20 लाख अधिकतम व्यय सीमा रहेगी। 41 से 60 वार्ड्स की अगर नगर निगम है तो उसमें 25 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रहेगी, और 61 वार्ड्स या इससे अधिक की अगर नगर निगम है तो उसमें अधिकतम व्यय सीमा 30 लाख। उत्तराखंड शासन ने 24 घंटे में दूसरी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी कर दी है। हालांकि इसमें 3 आईएएस अधिकारियों के दायित्व में ही बदलाव किया गया। खास बात यह है कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी पद पर बदलाव किया गया। उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिले के जिलाधिकारी के रूप में अब नितिन भदौरिया को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन भदौरिया इससे पहले भी कई जिलों की देखरेख कर चुके हैं, जिम्मेदारी ले चुके हैं। फिलहाल वो अपर सचिव और निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी को देख रहे थे, और अब उन्हें ये नया दायित्व जो सौंपा गया है, ये नई इनिंग उनकी। उधर देहरादून के आईआरडीटी सभागार में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित साझा मंच, गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में कई विभागों, एनजीओ, सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे लेकर जिला प्रशासन की इसे पहल बताते हुए इसकी सराहना करते हुए कहा, इससे जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर मंथन किया जा सकेगा, में कोई ठोस कदम उठाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेंगे। एसएसपी अजय सिंह ने भी कानून व्यवस्था के संबंध में वहां अपने विचार साझा किए। की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे
जनपद के, शहर के जितने NGOs हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीज़न ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। सो कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। जो जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मांग, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं है, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, ये सभी मुद्दों को इसमें रखा गया। और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आमजन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल हैं उनके सुझाव पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो अच्छे सुझाव आए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन हर स्तर पर, मतलब मुझे लगता है कि मंथली बेसिस पे होने चाहिए, जिससे कि ऐसे जो NGOs हैं, ऐसे लोग प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने विचारों को और जगह शेयर नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली शेयर से होने से कहीं ना कहीं जो हमें सुझाव आएंगे उससे कुछ अच्छा करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर बेहतर होगा। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन जो है बहुत सफल आयोजन भी था और ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित होने चाहिए। वहीं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद साधु संतों में गहरा आक्रोश देखा गया। साधु संतों ने इस्लाम धर्म को लेकर गंभीर सवाल उठाए, मोदी सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग की। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को टारगेट करना आगे आने वाले समय के लिए बेहद चिंताजनक है। इस्लाम राक्षसों का धर्म है, इसमें मानवता बिल्कुल नहीं है। इसे पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एक साथ आना चाहिए, इस्लाम को समाप्त करना चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। उसमें बाढ़ में डूब रहा था, उस समय उसने सबको अन्नदान किया, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे। उसको टारगेट करके यूनुस की जो जिहादी सरकार है, जो इस्लामिस्ट की सरकार है, वो अभी उस पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल करवाई, लेकिन वो तो भला हो कि उन्होंने याचिका स्वीकार नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से इस्कॉन से सभी बड़े मंदिरों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, वो आने वाले समय में जब पूरा विश्व कि गैर मुस्लिम मिलकर के, चूँकि मुसलमान तो उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का बोलने वाला नहीं है, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इकट्ठा होकर के और इनका सामना करना चाहिए और इस्लाम की समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम राक्षसों का धर्म है, जब तक इस्लाम समाप्त नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक रूप से हिंदू रहता है, उसके ऊपर लगातार वहाँ की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में, एक प्रकार से कहना चाहिए उनके उकसाने पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के महंत को उन्होंने जेल में डाल दिया है। जिस व्यक्ति ने जब बांग्लादेश में संकट आया तो 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उन्होंने न हिंदू न मुसलमान देखा। तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय है। जो ह्यूमन राइट की बातें कर कर पूरे विश्व स्तर पर हल्ला काटते थे, वो लोग आज मौन हैं। इसमें UNO जैसी संस्थाओं को आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वहाँ पर एक जांच दल भेजना चाहिए जो इन सब विषयों की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठना। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने हरिद्वार को और ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष प्रयासों पर जोर दिया।
राज्यपाल ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ यातायात, सफाई, सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने आकांक्षी जनपद क्षेत्रों में विकास के लिए प्रभावी योजना बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार, महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सड़क किनारे गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने के मौके पर गिरफ्तार भी किया गया। मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उन्होंने जो काम किया उसको लेकर भी अपनी देनी पड़ी, साथ ही जुर्माना भी उनके ऊपर ठोका गया। इसके अलावा 145 वाहन ऐसे रहे जिन्हें सीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका जो मालिक था, वाहन मालिक, वो शराब पी वाहन को चला रहा था। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप उस घर का टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाते तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद आपको अभी नहीं है। लेकिन यह परेशानी केवल आम आदमी को ही उठानी पड़ती है, क्योंकि खास तो सबके लिए खास होता है, उसे कोई तकलीफ कोई पहुंचाता ही नहीं है। अगर बात सिस्टम की करें तो फिर तो बस, अगर सिस्टम में आपकी पैठ है तो मौज ही मौज, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स की जिन पर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं जा सका। जिस उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान एफआरआई समेत कई सरकारी भवन इनमें शामिल है, जिनके टैक्सेस अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, कोई पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी बिल्डिंग्स पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये सभी देहरादून के कंटेनमेंट बोर्ड के क्षेत्र के अंदर आते हैं। एक ऑटोनोमस बोर्ड है ये, और नगर निगम के रूप में काम करता है। और इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले देहरादून के भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की 3 बॉडी पर भी करीब 5 से 6 करोड़ रुपए बकाया है। बीजापुर गेस्ट हाउस पर करीब 20 लाख रुपए बकाया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल पर करीब 58 लाख रुपए बकाया है। राजभवन पर करीब 13 लाख रुपए का टैक्स अभी भी पेंडिंग है, बकाया है। कंटेनमेंट बोर्ड के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो भी बकाया है, उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने के लिए हामी भरती है। हामी तो भरती है, लेकिन टैक्स कब तक जमा करवाया जाता है, इसका करना होगा इंतजार। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है यहाँ पर, उसमें काफ़ी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की संपत्तियाँ हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सबसे बड़ी जो संपत्तियाँ हैं वो तो आर्मी की हैं। आर्मी का जो हमें सर्विस चार्ज होता है वो हमें सेंटर के थ्रू मिल जाता है, हमारे डीजी साहब के माध्यम से। लेकिन जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं उन्हें हम बिल भेजते हैं। उनमें से कई संस्थाएं अपना रेगुलरली पेमेंट हैं, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट है, ओएनजीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब हमें रेगुलरली जो हमारी डिमांड होती है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अभी एफआरआई के साथ हमारी बात चल रही है। एफआरआई के साथ हमारा सबसे ज़्यादा, और एफआरआई के साथ इशू ये हुआ है कि पहले हम बिल सीधा एफआरआई को भेज रहे थे पूरे एरिया का, लेकिन उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि उनके यहाँ 3 अलग अलग संस्थाएं हैं जिनका टोटल एडमिशन अलग है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।